पूर्वोत्तर भारत पर बांग्लादेश की धमकी, खोखली धमकियां या कुछ और? यूनुस की तीखी बातों को गंभीर नीति विश्लेषकों में से कुछ ही लोग मानते हैं। लेखक आशीष विश्वास। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के 7 बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाजा लगाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययन आवश्यक है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रधानमंत्री के तौर पर 2019 से 24 के कार्यकाल के आखिर में पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते फिर से बनाने की कोशिश की। इस बीच इस्लामाबाद में सत्ताधारी सरकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपने कमजोर गुप्तचर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। एक तरह से पाकिस्तान की पहले से ही पूर्वोत्तर इलाके के पास पकड़ थी। उसकी ताकतवर गुप्तचर संस्था आईएसआई ने नेपाल में अपनी मजबूत मौजूदगी बना ली थी। बांग्लादेश ने तुर्की के साथ अपने राजनयिक रिश्ते भी बेहतर किए थे, जो कश्मीर पर भारत के साथ अपने विवाद में पाकिस्तान का लगातार समर्थक रहा है। अंकारा और ढाका के बीच रिश्ते करीबी थे, क्योंकि दौरे पर आए तुर्की के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों ने बांग्लादेश में हथियार बनाने के केंद्र बनाने का सुझाव दिया था। इस बीच अपने बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग एएल अपने कथित भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खराब रिकॉर्ड की वजह से अपनी जमीन खो रही थी, जिससे पश्चिम उससे अलग थलग पड़ गया था। अवामी लीग को भारत को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम समर्थन मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जमात इस्लामी जेईआई वगैरह जैसी विरोधी ताकतों के आंदोलन और ज्यादा जोरदार होते जा रहे थे, जिससे उन्हें और समर्थन मिल रहा था। प्रधानमंत्री के तौर पर हसीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को अलग थलग करने के अलावा बांग्लादेश के अंदर आम लोगों के बीच बढ़ते अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उन्होंने हिफाजत इस्लाम एचआई जैसे नए उभरते हुए संगठनों को बढ़ावा दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बीएनपी को हराने के लिए एक छड़ी की तरह किया। साफ है, सुश्री हसीना की राजनीतिक कट्टरता के साथ खिलवाड़ करने की अदूरदर्शी नीति काम नहीं आई। बांग्लादेश में पहले से ही संकेत बुरे थे। शेख हसीना और अवामी लीग के लिए 5 अगस्त 2025 से बहुत पहले से हिफाजत समर्थक तत्वों ने अवामी लीग सरकार को प्रमुख जगहों से धर्मनिरपेक्ष थीम पर बनी सार्वजनिक मूर्तियों और दीवारों पर बनी पेंटिंग हटाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव डाला। वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र कार्यकर्ताओं के बीच बड़े पैमाने पर फैले हुए थे, जिससे अवामी लीग से जुड़ी छात्र लीग के लिए खतरा पैदा हो गया। एचआई और जेआई के कट्टरपंथी युवाओं ने 2021 में ही बांग्लादेश में अपने नए हासिल किए गए दबदबे का संकेत दे दिया था। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक बहुत ज्यादा हिंसक भारत विरोधी प्रदर्शन किया, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तय प्रोग्राम कम करने पड़े। जहां तक अवामी लीग की बात है, तो जिन बोतल से बाहर निकल चुका था। भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश पुलिस, उसकी रैपिड एक्शन बटालियन या बीजीबी गार्ड्स की लाचारी को सामने ला दिया था। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार को भी अपने बढ़ते दबदबे के बारे में बताया। हैरानी की बात है कि ढाका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सार्वजनिक तौर पर बुरा भला कहा गया, उस पर भारत सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। बांग्लादेशी विश्लेषकों ने बताया कि ढाका और जिलों में उभरते युवा नेताओं से मिलने वाले पाकिस्तानी एजेंटों ने खुलेआम अपना काम बहुत अच्छे से किया। बांग्लादेश में भारत के पूरे दबदबे को पहली बार चुनौती दी गई थी और नई दिल्ली कुछ खास नहीं कर सकी। पीछे मुड़कर देखें तो ढाका और नई दिल्ली दोनों जगह के नीति बनाने वालों को बांग्लादेशी युवाओं में इस्लामी कट्टरता के तेजी से बढ़ते खतरे के सामने उनकी लापरवाही और नाकाबिलियत के लिए बुरा भला कहा जा सकता है। उन्होंने एशिया और अफ्रीका में उभर रहे नए बड़े राजनीतिक रुझान को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें छात्रों और युवाओं ने दूसरे देशों में पश्चिम प्रायोजित कलर रेवोल्यूशन में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे एक के बाद एक सत्तारूढ़ सरकारें गिरीं। यहां तक कि 2014 में यूक्रेन में रूस विरोधी ताकतों द्वारा किए गए सफल तख्तापलट के सबक भी इस मामले में पश्चिम द्वारा हथियारबंद युवाओं की बढ़ती कट्टरवादिता साफ तौर पर नहीं सीखे गए। सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए आधारभूत लाइन यह है कि उन्हें राजनीतिक अतिवाद के साथ कोई तालमेल नहीं करना चाहिए, जो ज्यादातर अपने प्रायोजक को ही खा जाता है।
हालांकि यह नहीं मान लेना चाहिए कि बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस और नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी जैसी पार्टियों के रूप में सामने आए नए भारत विरोधी नेताओं और संगठनों ने अपनी मौजूदा शक्ति पहले ही मजबूत कर ली है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को काटने और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बारे में उनकी सभी भड़काऊ बातों के बावजूद भारत के सामने उनकी कोई खास ताकत नहीं है, भले ही वे पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। यह जरूरी है कि अब तक चीन द्वारा 7 बहनी राज्यों को आजाद करने की बांग्लादेशी अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया के सिर्फ एक हिस्से ने डॉक्टर यूनुस की अपील की रिपोर्ट दी है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस का कहना है कि बांग्लादेश के साथ संबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी ब्लॉक के देशों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खास बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी किसी बड़े नेता या पार्टी ने भारत से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को अलग करने की यूनुस की मांग पर टिप्पणी करने की जहमत नहीं उठाई है। दुनिया के बाकी हिस्सों से इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी को देखते हुए यह लगता है कि भारत सरकार को यूनुस की हरकतों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भारत से अलग होने की अपील पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रतिक्रिया के बारे में पत्रकारों के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से पूर्वोत्तर या आमतौर पर बांग्लादेश के बारे में डॉक्टर यूनुस के शब्दों पर उनके विचार पूछना लुभावना है। अगर डॉक्टर यूनुस 7 बहनी राज्यों के बारे में मूलभूत बातें भूल गए हैं, तो उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। उन्हें यह समझना चाहिए कि बांग्लादेशी असम में बहुत लोकप्रिय नहीं है। अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेजने से पहले उन्हें हिरासत में रखने के लिए असम और दूसरे राज्यों में खास डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय में भी बांग्लादेशियों के लिए हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। पूर्वोत्तर भारत के बड़े छात्र और युवा संगठन जैसे एएसयू, खासी स्टूडेंट्स यूनियन, एनईएसओ और एजेवाईसीपी हमेशा बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का विरोध करते रहे हैं। वे बांग्लादेश से घुसपैठ के खिलाफ बड़े आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं। इसलिए सही दस्तावेज के साथ भारत, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है, में यात्रा करने वाले बांग्लादेशियों को छोड़कर यह कहना गलत नहीं होगा कि संदिग्ध गैर अप्रवासी बांग्लादेशी आमतौर पर यहां के आम लोगों में शक और अविश्वास पैदा करते हैं, जिसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस को ध्यान रखना चाहिए।